नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 10th के अंदर केंद्र सरकार के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें आज का हमारा बिंदु हुआ लोकसभा की शक्तियां व अधिकारों कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे विधायी शक्ति के बारे में। कल हमने संसद के कार्य तथा शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है विधायी शक्तियां और किसकी, लोकसभा की। अब देखो, लोकसभा के अंदर संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची अवशिष्ट विषयों और परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। मतलब संविधान के अनुसार क्या किया गया इसमें, संविधान के अनुसार भारतीय संसद, मतलब भारतीय संसद क्या कर सकती है, भारतीय संसद, जो भारतीय संसद संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन संवर्ती सूची मतलब ये 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन सूचियों पे अवशिष्ट विषयों यानी जो अवशिष्ट विषय और कुछ परिस्थितियों में अवशिष्ट विषयों में कुछ ऐसी स्थिति हो परिस्थिति में, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। मतलब क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून क्या कर सकती है, कानून निर्माण। भारतीय संसद संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में अवशिष्ट विषयों में कुछ परिस्थितियों में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, उन परिस्थितियों के दौरान क्या कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो सकता है, केंद्र सरकार के पास में, यानी संसद बना सकती है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, अब ये कानून जो बनेंगे वो किसके पास में जाएंगे, राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। जब लोकसभा में पारित हो जाए फिर राज्यसभा के अंदर जाएगा, कार्यपालिका से कहा जाएगा विधायिका के अंदर जाएगा, और विधायिका से कार्यपालिका के अंदर जाएगा, और फिर ये किसके पास में रहता है, राष्ट्रपति के पास में जाता है। यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी कानून बनेगा तो पहले लोकसभा के अंदर, फिर लोकसभा से राज्यसभा के पास में, और राज्यसभा के पश्चात किसके पास में जाता है, ये राष्ट्रपति के पास में जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही वह कानून वैध माना जाता है। यानी हस्ताक्षर होने के लिए राष्ट्रपति के पास आता है। ठीक है, इस तरीके से ये विधायी शक्ति हो गई इसकी, लोकसभा की जो विधायी शक्ति है। फिर वित्तीय शक्ति, अगली जो शक्ति है वह है वित्तीय शक्ति। और वित्तीय शक्ति के संदर्भ में पढ़ते हैं कि क्या है वित्तीय शक्ति के संदर्भ में, कि वित्त क्षेत्र के संबंध में जो शक्ति है लोकसभा को ही प्रदान की गई है। मतलब यह शक्ति केवल लोकसभा को ही क्या की गई है, प्राप्त है। ये शक्ति केवल लोकसभा को ही प्राप्त है।
केवल वित्त से संबंधित मामलों की जो रूपरेखा तय की जाती है वो लोकसभा के द्वारा ही तय की जाती है। और यहाँ अनुच्छेद 109 के अनुसार क्या बताया गया कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखो धन विधेयक केवल लोकसभा में क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, बाकी अन्य किसी भी संसद के किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता। केवल किसके पास मिलता है यह अधिकार, लोकसभा के पास मिलता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात ये राज्यसभा के पास में जाएगा। अब राज्यसभा इसमें कुछ अपना विचार प्रकट कर सकती है, लेकिन वो विचार जो उसके द्वारा प्रकट किए गए हैं या फिर विचार प्रकट नहीं करे तो वो अपने पास में रख भी सकती है। मान लो उसने अपने पास में रख लिया तो 14 दिन तक अगर उसने राज्यसभा ने अपने पास में उसको रख लिया तो 14 दिन पश्चात उस धन विधेयक को क्या समझा जाएगा, प्रस्तुत समझा जाएगा। और राज्यसभा के द्वारा जो दिए गए प्रस्ताव है वो लोकसभा पे निर्भर करता है कि वो माने या नहीं माने। इस धन विधेयक के मामले में लोकसभा बिल्कुल स्वतंत्र होती है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन वो सुझाव मानना या नहीं मानना किस पे निर्भर करता है, लोकसभा पे निर्भर करता है। तो इस तरीके से धन विधेयक से संबंधित मामले के अंदर कौन स्वतंत्र है, लोकसभा स्वतंत्र है। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तीसरा हमारा बिंदु है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। अब जो कार्यपालिका पर नियंत्रण की जो शक्ति इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 368 अनुच्छेद 368, अब अनुच्छेद 368 यहाँ पे क्या दिया गया, काम दिया गया है। तो अनुच्छेद 368 में ये बात उल्लेखित की गई है कि संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 367 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन केवल अकेली संसद ही कर सकती है। अब देखो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन केवल कौन कर सकती है, अकेली संसद ही कर सकती है। ये जो विशेष अधिकार है केवल संसद को ही प्राप्त है। और संविधान में संशोधन परिवर्तन का अधिकार जो प्राप्त लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर संविधान के अंदर संशोधन करने का अधिकार दोनों सदनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। और यहाँ अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा जो बिंदु होगा वो है कि इसमें जो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के संबंध में हमने इसको पढ़ा है, ये है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। सॉरी, ये जो पॉइंट है वो गलत हो गया है, इस जगह ये वाला पॉइंट आएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण की जो शक्ति जो बताई गई है वो इसका नहीं होके हमने इस जगह गलत किया। इसमें संविधान संशोधन संबंधी शक्ति यहाँ आएगा, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति के अंदर अनुच्छेद 368 काम में आएगा और संविधान के अधिकांश भाग में जो संशोधन किया जाएगा वो अकेली भारतीय संसद ही करेगी। ठीक है। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति
इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति से अभिप्राय ये चीज बताई गई है कि भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था है। मतलब हमारे यहाँ भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। संसदात्मक व्यवस्था की वजह से ही यहाँ पे क्या किया गया है, जो संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका, मतलब संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका से अभिप्राय है मंत्रिमंडल। किससे अभिप्राय बताया गया? मंत्रिमंडल क्या रहता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखो इसमें क्या बताया कि भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था है और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी समझा गया? संसद के प्रति उत्तरदायी समझा गया। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है। मंत्रिमंडल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? जब तक उसे लोकसभा के अंदर क्या प्राप्त है? विश्वास मत प्राप्त है। जब तक उससे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक ही मंत्रिमंडल क्या रह सकता है? अपने पद पर बना हुआ रह सकता है। और विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा होगा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा के रूप में कार्य कर रही है, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा किस तरीके से कार्य करती है? इसमें ये चीज बताई गई है कि लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। लोकसभा किस रूप में कार्य करती है? निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार क्या बताया गया है? अनुच्छेद 54 के अनुसार ये चीज बताइए। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। अनुच्छेद 54 क्या बता रहा है? लोकसभा व राज्यसभा सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। देखो अनुच्छेद 54 क्या बता रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। यानी इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो संविधान में संशोधन की शक्ति के बारे में हमने पढ़ा, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के बारे में हमने पढ़ा, विधायी शक्ति के बारे में हमने पढ़ा, लोकसभा की जो शक्तियां उसमें वित्तीय जो शक्ति उसके बारे में हमने पढ़ा लोकसभा की, और निर्वाचक मंडल के रूप में जो कार्य कर रहा है, निर्वाचक मंडल के रूप में जो कार्य करती है लोकसभा, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा के कार्य और शक्तियां क्या है।
शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें क्या बताया गया राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वह है राज्यसभा। राज्यसभा की शक्तियां व कार्य। नंबर 1 पहली शक्ति के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे जिसमें है विधायी शक्ति। पहली शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बारे में हम जो अध्ययन करेंगे उसमें क्या बताया गया है कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण करती है। मतलब जिस तरीके से लोकसभा कानून निर्माण करती है, विधि निर्माण करती है, उसी तरीके से जो राज्यसभा है वह भी विधि निर्माण का कार्य करती है। यानी इसके द्वारा भी किसका निर्माण किया जाता है? विधि। अब संविधान के द्वारा क्या किया गया है कि संविधान के द्वारा जो अवित्तीय विधेयक है, मतलब जो वित्तीय विधेयक नहीं हो, वित्तीय विधेयक के अलावा मतलब अवित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संशोधन यानी दोनों को क्या किया? बराबर शक्तियां प्रदान की गई। राज्यसभा व लोकसभा धन विधेयक को छोड़कर राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। अब देखो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण का कार्य करती है। राज्यसभा और लोकसभा को धन विधेयक मतलब राज्यसभा को धन विधेयक को छोड़कर राज्यसभा और लोकसभा को धन विधेयक को छोड़कर राज्यसभा को भी समान अधिकार प्राप्त है। यानी धन विधेयक से संबंधित जो अधिकार प्राप्त है वो केवल किसे प्राप्त है? लोकसभा को ही प्राप्त है। केवल लोकसभा ही धन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। लोक धन विधेयक से संबंधित धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। मतलब धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब जो इसके नेक्स्ट शक्ति के बारे में ये विधायी शक्ति हो गई। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति किस तरीके से प्राप्त है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। राज्यसभा संविधान संशोधन की शक्ति। दूसरी है संविधान
संविधान संशोधन की जो शक्ति प्राप्त है राज्यसभा को, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इसमें संविधान संशोधन के अंदर बताया कि संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही क्या दिया गया है, शक्ति प्राप्त है। मतलब जिस तरीके से लोकसभा को प्राप्त है वैसे ही राज्यसभा को संविधान से संशोधन शक्ति प्राप्त है। लेकिन दोनों सदनों की असहमति हो जाए, यानी दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा दोनों को संशोधन का समान अधिकार प्राप्त है। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संशोधन का समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन असहमति होने पर संशोधन प्रस्ताव गिर जाता है। क्या बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संशोधन का समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन असहमति होने पर संशोधन प्रस्ताव क्या हो सकता है, गिर जाता है। तो इस तरीके से ये शक्तियां इसमें बताई गई है। दो शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब वित्तीय शक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के संबंध में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, यानी धन विधेयक सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक का जो अधिकार है वो लोकसभा को ही अधिकार प्राप्त है। से संबंधित मामले के अंदर क्या नहीं कर सकती, कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन कर सकती है तो ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उसके परिवर्तन को स्वीकार करे या नहीं करे। लोकसभा इस मामले में क्या दी है, स्वतंत्र है। लोकसभा इस मामले के अंदर स्वतंत्र है। अब देखो इसमें एक चीज बताइए, वित्त से संबंधित मामले के अंदर वित्त संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं कि राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा को केवल कुछ ही वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, और जो कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त है संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति, यानी संविधान द्वारा धन विधेयक से संबंधित वित्तीय शक्ति के मामले के अंदर निर्बल बनाया गया है। मतलब इसके पास में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। और अधिक से अधिक 14 दिन तक, मतलब अधिक से अधिक कितने दिन तक अपने पास में धन विधेयक को रोक सकती है राज्यसभा, 14 दिन तक अपने पास में उस विधेयक को रोक सकती है। उस पर विचार किया जाएगा और राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है। मतलब धन विधेयक से संबंधित अपने सुझाव तो दे सकती है, लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि लोकसभा उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं करे। लोकसभा इस मामले में क्या बताइए, स्वतंत्र बताई गई है। तो सबसे पहले जो धन विधेयक है वो किसमें प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें लोकसभा के अंदर। और धन संबंधी यानी वित्तीय जो अधिकार है उसके मामले में जो राज्यसभा है, राज्यसभा सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा उसे स्वीकार करे या नहीं करे इस मामले में स्वतंत्र है। अब कार्यपालिका संबंधी शक्ति होता है
संस्कृति बताई गई है, उसमें इस चीज बताई गई है कि इसमें कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी होती है। संस्थात्मक मंत्री परिषद संस्थात्मक व्यवस्था में मंत्री परिषद संसद की लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब लोकप्रिय सदन के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी होती है संस्थात्मक व्यवस्था के अंदर। और दूसरी चीज कि भारत में मंत्री परिषद यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, यानी भारत में लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद क्या है, उत्तरदायी है। भारत में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संस्थात्मक व्यवस्था में मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। भारत में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या बताई गई है, उत्तरदायी बताई गई है। ठीक है, तो ये कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो इस तरीके से है। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है, यानी राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किसी भी मंत्री को उसके पद से बेदखल करने का अधिकार किसके पास में नहीं है, राज्यसभा के पास में नहीं। अब हम इसके विविध शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि विविध शक्तियां राज्यसभा को कौन कौन सी प्राप्त है। विविध शक्तियां राज्यसभा की विविध शक्तियां के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी विविध शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है। अब देखो राज्यसभा की जो विविध शक्तियां हैं, विविध शक्तियों के अंदर पहली जो शक्ति बताई गई है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। मतलब ये के पास में विविध शक्तियों में राज्यसभा सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव। और तीसरी इसको जो शक्ति है वो इसको प्राप्त है, जिसमें ये चीज बताई कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर, मतलब राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से भी क्या कर सकती है, हटा सकती है। राज्यसभा व लोकसभा मिलकर बहुमत से राष्ट्रपति
पद से विहीन कर सकती है। ठीक है, इस तरीके के इसके पास में ये अधिकार दिए गए, विविध शक्तियां जो प्राप्त है राज्यसभा को, ये शक्तियां इस पर बताई गई है। और दूसरी चीज कि इसके अंदर कि पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति अगर लगाई गई है, आपातकाल अगर लगा दिया गया है, तो इसके लिए अब उसे 1 माह से अधिक समय तक उसे लागू करना है, तो उसमें पृथक पृथक रूप से अपना अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा। तभी लोकसभा और राज्यसभा अपना अनुमोदन प्रस्तुत करेगी, तभी इस आपातकाल को लंबे समय तक यानी 6 माह और उसे अधिक बढ़ाया जा सकता है। 1 महीना तो लगाया जा सकता है और उसे 6 महीने के लिए अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ही सदनों को अपना पृथक पृथक अनुमोदन प्रस्तुत करना होता है, तब जाके वो आपातकाल लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। अब विशेष तौर से यानी विशेष अधिकार प्राप्त है किसे, राज्यसभा को, राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। छठा पॉइंट है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, विशेष अधिकार। अब विशेष अधिकार कौन से हैं जो राज्यसभा को प्राप्त है, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के अंदर क्या बात बताई गई है, इसमें ये चीज उल्लेखित है कि राज्यसभा उपस्थित यानी राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, राज्यसभा में उस समय उपस्थित सदस्य और राज्य यानी मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय सूची का महत्व घोषित किया जा सकता है। उपस्थित सदस्य, एक तो उपस्थित सदस्य हो गए, और दूसरा मतदान में भाग लेने वाले, भाग लेने, मतदान में क्या भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले सदस्य 2/3 हो, कितने होने चाहिए, 2/3 हो। तो 2/3 जो सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, राज्य सूची, राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व का बना सकती है। अब देखो उपस्थित सदस्य, अनुच्छेद 249 का बताना उपस्थित सदस्य हो और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हो और 2/3 हो, कितने 2/3 सदस्य राज्य सूची के किसी भी विषय को क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय सूची का, उसे क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय क्या किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 249 बताता है। और अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 क्या बताता है, अनुच्छेद 312 के अंदर ये उपस्थित ये बात बताई गई है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, राज्यसभा 2/3 बहुमत से क्या करेगी, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर, यानी प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर क्या करेगी, प्रस्ताव पास कर, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित
करने के लिए केंद्र सरकार को दे सकती है। मतलब क्या करेगी, अनुच्छेद 312 में राज्यसभा 2 तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी और उस प्रस्ताव को पास करके नई अखिल भारतीय सेवाएं अगर जोड़नी है तो ये केंद्र को ये प्रस्ताव दे देगी और केंद्र उस पर नई अखिल भारतीय सेवाएं क्या कर सकता, संचालित कर सकता। तो ये विशेष अधिकार उसे प्राप्त है। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा वह कार्यपालिका की, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।